कि आपने हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा। अगर किसी कारणवश नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ज़रूर देखें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए आज हम बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के सब्जेक्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड के चैप्टर 6 नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद ऑन्कोलॉजिकल कंडीशन के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। सो इन दिस chapter we are going to discuss about introduction of cancer, that is available on slide number 6, definition of cancer, that is available on slide number 9, classification of tumor, that is on slide 11, warning sign of cancer, that is on slide number 13, risk factor of cancer, that is slide number 18, grading of cancer, that is on 20. Next one, staging of cancer, that is available on slide number 22. Next one, definition of leukemia, blood cancer, that is available on slide number 28. Next one, classification of leukemia, types of leukemia, that is available on slide number 30. Next, about risk factor of leukemia, what are the factors that are responsible to cause leukemia, that is available on slide number 34. Then what are the clinical presentation of leukemia, what are the signs and symptoms showing a disease like leukemia, is available on slide number 36. Explain diagnosis of leukemia, that is available on slide number 40. And the last one, about the management of leukemia, how we can manage the disease leukemia, that is available on slide number 42. So let's start with the introduction of cancer. So the word cancer is arise 400 BC. First one, Hippocrates named a mass of cancerous cell that is as carcinose, that means a crab. बेसिकली हम बात करें तो 400 BC पहले हिप्पोक्रेट ने सबसे पहले, कैंसर नाम का कोई वर्ड नहीं था उस समय, कैंसरस सेल जो अराइज हुए थे उसको हिप्पोक्रेट ने कार्किनोस क्रैब का नाम दिया था, जिसमें अगर आप क्रैब का फिगर इमेजिन करो तो कुछ सेंटर पार्ट हार्ड होता है और उसके बाद उसका बॉडी मतलब, और उसके बाद उसके लेग और एक कांटा जो आगे मुंह से काटने का काम करता है। तो उस फिगर से कैंसर को डिफाइन किया था हिप्पोक्रेट ने, जिसको कह दिया था कि ये एक क्रैब और कैंसरस सेल है। बेसिकली जो क्रैब का बीच वाला पार्ट है, हार्डर वन, उसको डिनोट किया जाता था एज ए ट्यूमर। जो उसके लेग हैं, मूवमेंट में काम देते हैं, उसको कार्किनोस में डिफाइन किया गया था मेटास्टेसिस के नाम से। और जो सामने वाले दो पिन पॉइंटेड उसके काटने के जो काम में आते हैं, उससे डिफाइन किया था पेन। सो ये एक फिगर हिप्पोक्रेट ने दिया था जिसके बिहाफ पे हम कैंसर को आइडेंटिफाई करते थे आज से 400 वर्ष पहले। बेसिकली न्यू प्लाज्म क्या है? एक न्यू ग्रोथ है। और ट्यूमर की बात करें तो पुराने समय में इन्फ्लामेटरी स्वेलिंग के नाम से जाना जाता था ट्यूमर, आजकल न्यूप्लाजिया कहते हैं। बेसिकली टू सजेस्टेड थ्योरी बिहाइंड न्यूप्लाज्म इज देयर। अगर हम बात करें तो दो थ्योरी के माध्यम से हम न्यूप्लाज्म को समझते हैं, एक ओल्ड एरा है और एक मॉडर्न एरा है। ओल्ड एरा कहती थी कि दिस इज एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू which have consistent growth and cell mechanism is over, means वो अपने आप को रेगुलेट करता था। उसमें जो नॉर्मल सेल मैकेनिज्म है ना, वो माइटोसिस वो ओवर हो चुका है। अपने आप डीएनए जो जीन है वो खुद निर्धारित करते हैं कि हमें कितना प्रोलिफरेट होना है। दैट इज आल्सो इरेगुलर शेप एंड साइज, जिनका कोई बेसिक कंफर्म साइज और शेप नहीं था।
और अपने पेरेंट सेल से सिमिलर नहीं थे। उनके पेरेंट सेल के जो जीन हैं वो डॉटर सेल में वेरी करते थे। ये सारे कंसेप्ट ओल्ड एरा के दिए हुए थे। ये ओल्ड एरा इन मायने में कैंसर को डिफाइन करती थी। मॉडर्न एरा में ये आया कि सेल में एक प्रोग्राम जीन होता है जिसको प्रोक्टोऑन्कोजीन कहते हैं। वो डिफाइन करता है कि ये सेल की फंक्शनिंग क्या होगी, सेल का काम क्या होगा और किस तरह का नेचर होगा इस सेल का। और कैंसर के दौरान प्रोक्टोऑन्कोजीन एक्सीलरेटेड हो जाते हैं। उस कंडीशन में जो प्रोग्राम जीन है कितने मैन्युफैक्चर करने हैं, कितना उसका लाइफ स्पान होना है, क्या फंक्शनिंग होनी है, वो बढ़ जाते हैं एकदम से। और जो ब्रेक जीन होता है जिसको हम ट्यूमर सप्रेस जीन कहते हैं, जो एक्सेसिव ग्रोथ जब होती है, प्रोलिफरेशन जब होता है सेल में, ठीक है, जब डॉटर सेल बनते हैं, वो कंडीशन में उसको सप्रेस करता है, एक्सेसिव फॉर्मेशन नहीं होने देता है और उस कैंसर के रिगार्डिंग जो ब्रेक जीन है वो सप्रेस हो जाता है। तो प्रोग्राम जीन जो बना रहा है वो तो एक्सेलरेट हो गया और जो उसको सप्रेस करता है वो भी सप्रेस हो गया। इट मींस ग्रोथ जो है वो एक्सेसिव होगी। नेक्स्ट होता है अपोप्टोसिस जीन है। अपोप्टोसिस जीन या प्रोसोसाइडल जीन, ये भी सप्रेस हो जाता है। कितना एक जो सेल है वो सरवाइव करेगा, उसका लाइफ स्पान क्या होगा, इस चीज को डिफाइन करने के लिए अपोप्टोसिस जीन होते हैं सेल के अंदर। और बेसिकली कैंसर में ये चीज सप्रेस हो जाती है जिससे उनका लाइफ स्पान जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और लास्ट वन है एंटी सुसाइडल जीन, और एंटी सुसाइडल जीन जो है एक्टिवेटेड हो जाते हैं। अब सेल में डिजेनरेटिव फॉर्मेशन नहीं होंगे, सेल अपने आप डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, हाँ, और सेल का जो फॉर्मेशन है वो भी एक्सेसिव होगा और ब्रेक जीन जो है वो भी सप्रेस हो गया, इसलिए कंट्रोल भी नहीं होगा। तो ये सारा कंसेप्ट जो है मॉडर्न एरा में सामने निकल के आता है कैंसर के लिए। So next is the definition of cancer. So cancer is basically defined as unwanted, uncontrolled and unpurposeful growth of cell which have ability to penetrate other tissue is known as cancer. अगर साधारण भाषा में बात की जाए तो कैंसर क्या है? अनवांटेड सेल ग्रोथ है, अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ है विदाउट एनी पर्पस, दैट हैव नो डेफिनेट फंक्शन and the cell have ability to penetrate the other blood vessel, lymph nodes and mucous submucosal layer that help in metastasis. So cancer is basically unwanted growth, uncontrolled growth without any purpose which have ability to penetrate the surrounding tissue. Next one is the classification of tumor. Basically we can divide tumor in the two part. First one benign and next one is malignant tumor. Benign are innocent tumor, they cannot harm to human. Basically it is a abnormal cell growth, but as comparative to malignant, benign को हम innocent tumor कह सकते हैं because ये localized होते हैं, ये spread नहीं करते, that is not invasive, that do not show their permeability. ये अपनी प्रेजेंस को जाहिर नहीं करते, ये एक जगह इकट्ठे रहते हैं और एक जगह ही इकट्ठे एक कैप्सूल के अंदर अपनी ग्रोथ को बढ़ाते रहते हैं। बिनाइन ट्यूमर कुछ केसेस के अंदर हार्मफुल हैं, लेकिन जो बेसिक फंडा है वो ये है कि ये प्रेशर जनरेट करते हैं और उसके बाद प्रेशर की वजह से पेन अराइज होता है। एल्सवियर benign tumor is innocent one and localized one that have not power of metastasis. ये metastasis नहीं करते हैं. Other hand malignant, it is harmful because it is not general, it is not localized. They can spread to one part to another through blood circulation or through lymph circulation. So another one is generalized, ये localized नहीं होते हैं and that have ability to invade the tissue, surrounding tissue, layer of tissue को ये easily invade कर सकते हैं and show always permeability, ये हमारी presence, अपनी presence हमेशा show करते हैं और also known as metastatic tumor, और इनको ही real cancer और metastatic tumor कहा जाता है. Next one, what are the warning sign of cancer? So the term caution is represent warning sign, as a warning sign of cancer, in which C represent
चेंज इन बाउल और ब्लैडर हैबिट। ठीक है, आपका बाउल और ब्लैडर हैबिट में क्रॉनिक टाइम से कुछ अल्ट्रेशन आ रहा है, आपको प्रोलॉन्ग टाइम से डायरिया है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, ब्लड विद यूरिन है, ब्लड विद स्टूल है, आपके स्टूल का कलर चेंज है, कंसिस्टेंसी जो है वो चेंज है, ये सारे जो हैं वो प्राइमरी सिम्टम्स हैं कि प्राइमरी वार्निंग साइन है कैंसर के। नेक्स्ट वन ए, अ सोर विच नॉट हील, एक ऐसा घाव जो बहुत टाइम लेता है भरने में या नहीं भरता है और बढ़ता हुआ जाता है। दैट आर गेटिंग बिगर, जो आपका घाव है वो सोर है वो साइज में बड़ा हो रहा है। दैट आर मोर पेनफुल एंड स्टार्टिंग टू ब्लीड। सो दीज 3 आर द वार्निंग साइन रिगार्डिंग सोर। नेक्स्ट वन, अनयूजुअल ब्लीड एंड डिस्चार्ज, बिना किसी और प्राइमरी डिसीज के जो हेमेचूरिया हो रहा है या ब्लड आ रहा है स्टूल के साथ, डिसेंट्री हो रही है, ठीक है, और किसी दूसरे पार्ट से कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है, जैसे निप्पल में से पस लाइक फॉर्मेशन या एक्सेप्ट मिल्क कुछ और जो है वो निकल रहा है, उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि देयर मे बी सम चांसेस ऑफ कैंसरस सेल प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट। Another one is penis, abnormal discharge from the penis except semen and sperm. So शरीर के किसी हिस्से में से बिना वजह कोई भी डिस्चार्ज होना एक वार्निंग साइन के रूप में काम आता है। नेक्स्ट वन, T represent for thickening or lump in the breast or other part of the body. When you found this lump during your breast self examination, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, हम अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करते हैं और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में अगर ब्रेस्ट में कोई भी थिकनिंग और कोई भी लंप आता है तो इमीडिएटली हमको फिजिशियन को रिपोर्ट करनी चाहिए, बिकॉज ये एक एबनॉर्मल साइन है ब्रेस्ट में, ठीक है, और ये आगे जाके ट्यूमर और मेटास्टेसिस कर सकता है। तो थिकनिंग और लंप को अगर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में आइडेंटिफाई करते हैं तो ये एक वार्निंग साइन है। ड्यूरिंग स्क्रॉटम एग्जामिनेशन अगर आपको यही सिमिलर चीज आपको देखने को मिलती है, लंप और थिकनिंग देखने को मिलती है, तो भी वो एक अबनॉर्मल कंडीशन है। ब्रेस्ट और स्क्रॉटम के अलावा बॉडी के किसी भी पार्ट में आपको एक्सेसिव थिकनिंग और एक्सेसिव लंप, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ टिश्यू अगर आपको देखने को मिलता है तो ये भी एक वार्निंग साइन के रूप में काम करता है कैंसर के लिए। नेक्स्ट वन, इंडाइजेशन और डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, अगर प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है आपके फूड का, व्हाट यू आर गोइंग is going to be ingest that are not digested properly, or you are having difficulty in swallowing, means अगर आपके थ्रॉट में कहीं भी कंजेशन है या आपके थ्रॉट में एक्सेसिव ग्रोथ है, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट है, ठीक है, और आपको खाने पीने में परेशानी हो रही है, उस कंडीशन में ये एक वार्निंग साइन है। या आपने बहुत कम खाया हो और एकदम से आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैंने बहुत खा लिया, फीलिंग ऑफ फुलनेस जिसे हम कहते हैं, विद और विदाउट फूड, मीन्स आपने खाया कम है लेकिन आपको ऐसा एहसास होता है कि मेरा पेट भर चुका है, या आपने कुछ नहीं खाया फिर भी आपको ऐसा लगता है कि पेट भरा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं फीलिंग ऑफ फुलनेस। नेक्स्ट वन इज ओबिवस चेंज इन मोल्स। सो अगर शरीर में कहीं भी आपके एक्सेसिव मोल्स हो रहे हैं, बेसिकली हम मोल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसको एग्जामिन करने के लिए ABCD रूल्स को फॉलो करते हैं, जिसमें A रिप्रेजेंट असिमेट्रिक, B फॉर बॉर्डर, C फॉर कलर एंड D फॉर डायमीटर। वेदर द मोल्स आर सिमेट्रिकल फ्रॉम वन अनदर और नॉट, क्या आपके जो मोल्स हैं वो सब समांतर हैं, क्या उसकी बॉर्डर जो है वो रिजिड है, इर्रेगुलर है, ये सारी चीजें हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं। वेदर द मोल्स आर ऑफ सेम कलर, क्या सारे मोल्स जो हैं वो एक ही कलर के हैं, या उसका डायमीटर इंक्रीज हो रहा है क्या, ये सारे चीजें हम नोट डाउन करते हैं मोल्स के रिगार्डिंग। तो ये हम नोट डाउन करते हैं मोल्स के रिगार्डिंग ABCD फॉर्मूले के अंतर्गत। और लास्ट वन आता है नैगिंग कफ और हॉर्सनेस। आपकी वॉइस जो है वो हैवी होती जा रही है, एक
काफी लंबे समय से आपको खांसी है जो नहीं जा रही है, या फिर हिमोप्टियासिस हो रहा है, स्पुटम विद ब्लड, तो चेंज इन वॉइस और हॉर्सनेस, कफ दैट नॉट गो अवे एंड sputum with blood, these three are the indication or warning for the cancer. बेसिकली अगर बात करें तो हम ये फेरिंक्स कैंसर, लैरिंक्स कैंसर और लंग कैंसर के रिगार्डिंग वार्निंग साइन कह सकते हैं। सो कॉशन का जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और ये सिर्फ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन नहीं है। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कब होते हैं, जब बॉडी में आपके वो डिसीज अराइज हो जाए और उसके बाद वो साइन एंड सिम्टम्स शो करें। वार्निंग साइन ऐसे साइन जो बॉडी में आपके डिसीज परसिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन डिसीज जो है वो अभी मौजूद है, आप उस डिसीज के कैरियर हैं, और वो आपको ऐसे इंडिकेशन देते हैं जिससे आप एक अलार्मिंग साइन के रूप में जो काम करते हैं उसे हम वार्निंग साइन कहते हैं। सो नेक्स्ट अबाउट द रिस्क फैक्टर ऑफ कैंसर। बेसिकली रिस्क फैक्टर की जब हम बात करते हैं तो आज तक हम एग्जैक्ट कॉज जो है कैंसर का आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। जो भी थ्योरी है वो सारे थ्योरी के पीछे कहीं ना कहीं म्यूटेशन एक ऐसा चीज है जिसकी वजह से हम ये मानते हैं कि कैंसर हो रहा है, या जीन म्यूटेशन कह लो, या म्यूटेशन किसी भी वजह से हो, लेकिन म्यूटेशन एकमात्र ऐसा रीजन है जिसकी वजह से एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है। सो रिस्क फैक्टर में फर्स्ट वन है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ कैंसर इन द फैमिली। एग्जाम्पल, अगर किसी के मदर को ब्रेस्ट कैंसर है तो उसकी डॉटर में ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने के चांसेस हायर हैं एज कंपैरेटिव टू दोज डॉटर whose mother does not having breast cancer. Next one is genetic predisposing factor, any kind of gene mutation. क्रोमोसोम में कहीं भी अल्ट्रेशन आने की वजह से, क्रोमोसोमल नंबर में कहीं भी अल्ट्रेशन आने की वजह से, अगर जीन्स में कहीं म्यूटेशन आए हैं, उस कंडीशन में जो है कैंसर डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एज इज द अनदर रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर। बेसिकली कुछ कैंसर ऐसे हैं जो एक सर्टेन एज ग्रुप को अफेक्ट करते हैं। अगर आप ल्यूकेमिया की बात करें तो ल्यूकेमिया बेसिकली 45 एंड अबव ईयर को अफेक्ट करता है, मिनिमम एज जो है वो 45 ईयर है। वहीं विलियम्स ट्यूमर की आप बात करें तो विलियम्स ट्यूमर जो है वो अंडर 5 चिल्ड्रन में आपको देखने को मिलता है। तो एज भी कहीं ना कहीं ऐसे फैक्टर है जिसको हम कह सकते हैं कि वो रिस्क फैक्टर के तौर पे काम करती है। इस फिनोमिना को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया गया है साइंटिफिक बेसिस पे, लेकिन ये माना जाता है कि आपके जेस्टेशनल एज में ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी लाइफ टाइम कुछ ऐसे जीन म्यूटेशन आते हैं जिसकी वजह से ये प्राइमरी एज में ये कैंसर डेवलप होते हैं। और सेकेंडरी बात करें हम ओल्ड एज में, तो ओल्ड एज में एनवायरमेंटल एक्सपोजर और बहुत सारे ऐसे फैक्टर आते हैं, ड्रग अब्यूज हुआ, ये सारे ऐसे फैक्टर जिससे आप अफेक्ट होते हो और फिर आपके जीन में म्यूटेशन अराइज होता है। बिकॉज म्यूटेशन इज नॉट अ फिक्स्ड असिस्ट, आप उसको एक फिक्स नहीं कह सकते कि म्यूटेशन कितनी बार आएगा या कितने टाइम के बाद आएगा, इसका कोई सर्टेन टाइम पीरियड नहीं है। म्यूटेशन कभी भी और लाइफ में कितनी बार भी अराइज हो सकता है, डिपेंड करता है आप उस फैक्टर से कितना एक्सपोज्ड हुए हो। सो एज जो है एज ए रिस्क फैक्टर काम करता है कैंसर में। नेक्स्ट वन एनवायरमेंटल फैक्टर में बात करें तो यूवी रेडिएशन, एक्सपोजर विद द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। देखिए डायरेक्ट एक्सेसिव सन एक्सपोजर से जो है आपको स्किन कैंसर डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। वैसे ही आप अगर एक्सेसिव अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में जो भी एक्सपोज्ड होता है तो उसमें कैंसर डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन को हार्मफुल रेडिएशन की कैटेगरी में डाला जाता है। आपने दो तरह की बेसिकली रेडिएशंस होती है, आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन दैट हैव नॉट पोटेंशियल टू स्ट्राइक द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल, एंड आयोनाइजिंग रेडिएशन मीन्स दैट हैव पोटेंशियल टू ट्रिगर सम काइंड ऑफ जीन विद इन द सेल।
तो आयोनाइजिंग रेडिएशन में ये पोटेंशियल होता है कि वो आपके जेनेटिक मटेरियल्स को ट्रिगर कर सकता है, ठीक है। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और सबसे ज़्यादा कैंसर डेवलप होने के चांसेस होते हैं अगर आप उससे प्रोलॉन्ग एक्सपोज्ड होते हो तो। नेक्स्ट वन इज एयर पोल्यूशन। सेवरल काइंड ऑफ एयर पोल्यूशन लीड्स टू लंग कैंसर, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन बेसिकली सभी को पता है कि आप अगर पॉल्यूटेड एयर इनहेल करते हो तो वो आपको लंग्स के अफेक्ट करते हैं और एज द टाइम गोज अवे वो आपके लंग्स कैंसर का एक कारण हो सकता है। वाटर कंटामिनेशन, देखिए थ्योरी सजेस्टेड दैट एक्सेसिव यूज ऑफ क्लोरीन वाटर में लीड्स टू कोलोन कैंसर। और अगर आप कंटामिनेटेड वाटर यूज करते हैं पोंड से, लेक से, रिवर से, दैट इज नॉट प्योर, उस कंडीशन में भी कैंसर डेवलप, कोलोन कैंसर बेसिकली जीआई कैंसर डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर की। तो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर सर्टेन ऑक्यूपेशंस जैसे जो माइंस में काम करते हैं, जो कॉटन मिल्स में काम करते हैं, जो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड कंपनियों में काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं कि उनमें जीन म्यूटेशन डेवलप हो सके, ठीक है। अगर आप कॉटन मिल और माइंस की बात करेंगे तो आपको लंग कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस होंगे, लंग फाइब्रोसिस बनने के ज़्यादा चांसेस होंगे। आप पेस्टिसाइड कंपनी में काम करते हो, फर्टिलाइजर कंपनी में काम करते हो तो आपको ल्यूकेमिया डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो ऑक्यूपेशन भी कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल होता है कैंसर को डेवलप करने के लिए। एक मैं आपको कैंसर की बात करूँ, खुद मेडिकल डिपार्टमेंट में एक्सेसिव एक्सपोजर विद रेडिएशन, ठीक है, आप अगर हैं तो उसमें भी आपको कैंसर डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। खुद रेडिएशन थेरेपी में हो, सीटी स्कैन में हो, एक्सरे में हो, तो ये जो सारा ऑक्यूपेशन है इसमें कहीं ना कहीं ऐसा रिस्क रहता है कि वो आपको कैंसर डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट वन इज द लाइफ फैक्टर, ड्रग अब्यूज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर डेवलपिंग कैंसर। अगर आप टबैको, स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म और ड्रग्स, अगर आप ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में सेवन करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप डायरेक्टली लिंक्ड हैं कि आप में कार्सिनोमा डेवलप हो सकता है। बिकॉज एक सिगरेट में, एक टबैको में 101 से ज़्यादा कार्सिनोजिक मटेरियल होते हैं जो आपको कैंसर दे सकते हैं। तो लाइफ फैक्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है किसी भी कैंसर के लिए। नेक्स्ट वन इज द डाइटरी फैक्टर, एक्सेसिव यूज ऑफ फैट, एक्सेसिव यूज ऑफ व्हाट यू से दैट प्रोटीन, है ना, एक्सेसिव मात्रा में, ठीक है। बहुत सी थ्योरी ऐसे सजेस्ट करती है कि कुछ डाइट में ऐसे वैल्यूज होते हैं जो कैंसर, कोलोन कैंसर को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ड्रग एंड मेडिकेशन। बेसिकली बात करें ड्रग एंड मेडिकेशन की या मेडिकल एसोसिएट कैंसर की, तो खुद कैंसर का ट्रीटमेंट कैंसर को डेवलप करता है, जिसको हम सेकेंडरी कैंसर के नाम से जाना जाता है, कहते हैं। कीमोथेरेपी ड्रग या रेडिएशन थेरेपी, ये दोनों ही सेकेंडरी कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर प्राइमरी कैंसर कुछ है, एग्जाम्पल यूट्रस कैंसर है किसी एक इंडिविजुअल को, और उसने कीमो और रेडिएशन थेरेपी ली, तो चांसेस हैं एक्सेसिव रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी की वजह से उसमें सेकेंडरी कैंसर डेवलप हो जाए। एंड द लास्ट रिस्क फैक्टर इज वायरस एंड बैक्टीरिया। कुछ सर्टेन वायरस और बैक्टीरिया में भी ये पोटेंशियल होता है कि वो कैंसर डेवलप कर सकते हैं। सर्विक्स कैंसर जो है वो एक वायरस की वजह से डेवलप होता है। बैक्टीरियल, कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे रेस्पॉन्सिबल होते हैं जिसमें ये पोटेंशियल होता है कि वो जो है कॉज कर सकते हैं, ठीक है। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, H. pylori हैव द पोटेंशियल टू कॉज स्टमक कैंसर, ठीक है। H. pylori जिससे बेसिकली पेप्टिक अल्सर होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई जिससे बेसिकली एक पेप्टिक अल्सर
की डिसीज होती है उस बैक्टीरिया में ऐसा पोटेंशियल होता है कि वो आपको स्टमक कैंसर जो है कॉज कर सकता है। सो नेक्स्ट वन इज द ग्रेडिंग ऑफ कैंसर। बेसिकली ग्रेडिंग ऑफ कैंसर की हम बात करें तो ग्रेडिंग ऑफ कैंसर को हम ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में हम डिनोट करते हैं। ग्रेड फर्स्ट इज लो ग्रेड मैलिग्नेंसी, मीन्स cell are similar to normal or parental tissue which is well differentiated cell और फंक्शनिंग अभी लॉस नहीं है। स्टेज माफ कीजिए ग्रेड फर्स्ट की हम बात करें तो हम इसे लो ग्रेड मैलिग्नेंसी के नाम से जानते हैं। और लो ग्रेड मैलिग्नेंसी मतलब जो सेल का जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं वो अभी इतने ज्यादा नहीं आए हैं, वो अपने पेरेंटल सेल के से सिमिलर हैं, नॉर्मल अपीयरेंस है उन सेल की, लेकिन उनकी जो ग्रोथ है वो भी बहुत स्लो है। वेल डिफरेंशिएट मतलब पॉइंट ऑफ ऑरिजिन अभी हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इनके फंक्शंस जो हैं सिमिलर टू नॉर्मल्स होते हैं, फंक्शनिंग में अभी कहीं अल्टरेशन नहीं आती है। इसी की प्रोग्रेसिव फेज हम बात करें तो ग्रेड सेकंड है जिसको हम लो टू मॉडरेट ग्रेड मैलिग्नेंसी बोलते हैं, विच हैव सम नॉर्मल एंड सम मैलिग्नेंट सेल फीचर, जिसमें कुछ नॉर्मल फीचर्स होंगे सेल के और कुछ मैलिग्नेंट फीचर्स होंगे। ग्रेड थर्ड इंक्लूड मॉडरेट टू हाई ग्रेड मैलिग्नेंसी which have little bit of normal cell and more malignant features with more malignant features. So यहाँ पे सेल का नॉर्मल फीचर थोड़ा कम है और मैलिग्नेंसी ज्यादा होने की वजह से मैलिग्नेंट फीचर जो है मेटास्टेसिस के फीचर हैं वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। एंड ग्रेड 4 इज नोन एज हाई ग्रेड मैलिग्नेंसी दैट इज पुअरली डिफरेंशिएट, पॉइंट ऑफ ऑरिजिन वी कांट आइडेंटिफाई, ठीक है, feature of the cell we can't, function of the cell we can't identify, so the cell have with no normal cell feature and in appearance and in function also, and tissue of origin, point of origin is unknown, उसको हम कंसिडर करते हैं ग्रेड 4 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टेजिंग ऑफ कैंसर की। तो बेसिकली कैंसर स्टेज 0 से शुरू होता है और कैंसर स्टेजिंग क्यों जरूरी है? वंस कैंसर इज डायग्नोज, जब कैंसर डायग्नोज हो जाता है तो बॉडी में कितना स्प्रेड हुआ है उस कंडीशन को आइडेंटिफाई करने का जो प्रोसेस है उसको हम स्ट्रक्चर जो चेंजेस आए हैं उसको हम स्टेजिंग के नाम से जानते हैं। ग्रेडिंग में हम सेलुलर स्टडी करते हैं, व्हाट आर द चेंजेस अकरिंग इन द सेल, वो हम ग्रेडिंग के नाम से जानते हैं। स्टेजिंग हम कब करते हैं? जब कैंसर बॉडी में है, डायग्नोस हो गया और कैंसर जो है कितना स्प्रेड हुआ है बॉडी में, ठीक है, किस किस पार्ट को अफेक्ट किया है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन स्टेजिंग करते हैं। तो वंस कैंसर इज डायग्नोस्ड, टेस्ट विल बी डन टू फाइंड आउट इफ द कैंसर सेल हैज स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी। दिस टेस्टिंग इज कॉल्ड स्टेजिंग ऑफ कैंसर। सो stage refers to extent or size of the cancer. Stage 0, first one is stage 0 जिसका हम दूसरा नाम बोलते हैं carcinoma in situ. Carcinoma in situ is very early cancer. The abnormal cell are found only in the first layer of the cell of the primary site and do not invade the deeper tissue. जो स्टेज 0 है जिसको हम कार्सिनोमा इन सिटू बोलते हैं वो क्या है? बिल्कुल सबसे पहली स्टेज है कैंसर की, अर्ली स्टेज है कैंसर की, जिसमें नॉर्मल सेल है और मैलिग्नेंट सेल भी हैं, लेकिन मैलिग्नेंट सेल जो है वो अपनी प्राइमरी साइट के ऊपर ही हैं और कोई भी टिश्यू को वो इन्वेड नहीं करते हैं। जस्ट इन प्राइमरी साइट, accumulation of cancerous cell in the primary site, उसको हम स्टेज 0 कहते हैं। स्टेज फर्स्ट की बात करें तो कैंसर इन्वॉल्व द प्राइमरी साइट बट हैज नॉट स्प्रेड टू नियर टिश्यू। कैंसर प्राइमरी साइट पे ही है लेकिन नियर बाय टिश्यू को स्प्रेड नहीं किया है। और स्टेज फर्स्ट डिनोट अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैंसर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप इज फाउंड डीपर इन द टिश्यू। स्टेज फर्स्ट की बात करें तो बहुत कम पार्ट जो है वो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से हमें देखने को मिलेगा डीपर इन द टिश्यू। एंड स्टेज बी की बात करें, फर्स्ट बी की, तो लार्ज अमाउंट, उसमें फर्स्ट ए में स्मॉल अमाउंट और स्टेज बी के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ कैंसरस सेल फाउंड इन द डीपर टिश्यू ऑन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन।
Stage second, cancer has spread to near area but still inside the primary site. इन स्टेज सेकंड क्या करता है कि नियर बाय टिश्यू को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन स्प्रेड का पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो है अभी भी प्राइमरी साइट के अंदर है. स्टेज सेकंड ए, कैंसर है स्प्रेड बियॉन्ड द प्राइमरी साइट. And stage second B, cancer has spread to other tissue around the primary site. Stage second B के अंदर जो है वो अब नियर बाय टिश्यू को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है और बियॉन्ड द प्राइमरी साइट उसकी लोकेशन हो जाती है. स्टेज थर्ड की बात करें तो कैंसर हैज स्प्रेड थ्रू आउट द नियर बाय एरिया. मीन्स अब रीजनल मेटास्टेसिस होना स्टार्ट हो गया है. स्टेज थर्ड, सेकेंड बी से रीजनल मेटास्टेसिस स्टार्ट हो जाता है और प्रोग्रेसिव फॉर्म स्टेज थर्ड में आती है. स्टेज फोर्थ मीन्स full metastasis. Cancer has spread throughout the body with the help of blood circulation or with the help of lymph node circulation, lymph circulation. So this is about staging of cancer. Next one is another way of staging, that is modern way of staging known as TNM classification. The American Joint Committee of Cancer has developed a simple classification system, that is TNM classification, which is frequently used during nowadays. Here the T refers to the extent of primary tumor, T for tumor, N for lymph node and M extent for metastasis. So यहाँ पे TNM क्लासिफिकेशन एक मॉडर्न स्टेजिंग का तरीका है जिसके अंदर अमेरिकन जॉइंट कमेटी ने ये क्लासिफिकेशन दिया था और अभी बहुत ही ज़्यादा ये प्रचलित है, जिसमें T जो है वो ट्यूमर को डिनोट करता है, M जो है वो लिम्फ नोड की प्रेजेंस को डिनोट करता है और M जो है वो एक्सटेंट ऑफ मेटास्टेसिस को डिनोट करता है. सो हियर द फर्दर क्लासिफिकेशन फॉर T. T is primary tumor and TX denote that primary tumor cannot be assessed. We can't find out the primary tumor in the individual or host. Next one, T0, that is no evidence of tumor. TIS, TIS means tumor or carcinoma in situ with a limited surface cell. And T1 to 4 is used for increasing size of tumor gradually. From T1 to T4 we can identify that tumor is gradually increasing in the shape or size. Next one is N, presence or absence of the lymph nodes, in which NX represent regional lymph node cannot be assessed. N0 means no lymph node involvement, and N1 to 4 means N1, N2, N3 and N4 gradually shows denote increasing degree of lymph node, माफ कीजिए, increasing degree of regional lymph node. सो 1 से 4 पे जो है वो लिम्फ नोड का साइज जो है वो इंक्रीज होता रहेगा. N1 के अंदर लिम्फ नोड एक ही साइड में रहेंगे और जो है उसका साइज जो है वो कम रहेगा, 2 mm का रहेगा, 2 सेंटीमीटर का रहेगा, देन 4 सेंटीमीटर, देन 6 सेंटीमीटर. तो ये जो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग लिम्फ नोड का जो साइज है ना, उसके बिहाफ पे हम N1, N2, N3 एंड सो ऑन अपन उसको ग्रेडिंग करते हैं N4 तक. नेक्स्ट वन M for distant metastasis and MX represent that metastasis cannot be assessed. With MO is no evidence of distant metastasis, and M1 represent or stand for distant metastasis. M1 के अंदर जो है metastasis हो चुका है. Now the next topic is leukemia. You generally know leukemia by the name of blood cancer. So the first topic in the cancer. So the word leukemia comes from the Greek word leukos, which means white, or emia, which means blood. बेसिकली जो ल्यूकेमिया है वो एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ल्यूकोस प्लस एमिया, जिसमें ल्यूकोस का मतलब होता है व्हाइट और श्वेत और एमिया का मतलब होता है ब्लड.
So, leukemia is a malignant disorder that involves the bone marrow and blood stream system. Leukemia results in the uncontrolled growth of abnormal leukemic cell, which is also known as blast cell, white blood cell, as a result of uncontrolled growth of leukemic cell in the bone marrow. Leukemia एक ऐसा malignant disorder है जो bone marrow और ब्लड सिस्टम दोनों को इन्वॉल्व करता है. बोन मैरो में एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्ट सेल की वजह से बोन मैरो को इतना सप्रेस कर देता है कि वो कंफर्म या कंफ्यूज हो जाती है कि मुझे किस तरह का फॉर्मेशन करना है. और ब्लड सिस्टम में डब्ल्यूबीसी की हम बात करें, लिम्फोसाइट की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि जो वैल्यूज हैं लिम्फोसाइट की या डब्ल्यूबीसी की वो इंक्रीज होती रहती हैं. अब एक चीज सामने आती है कि डब्ल्यूबीसी जो है वो एज ए फाइटर और एज ए डिफेंस बॉडी के काम करता है. तो फिर क्या होता है ऐसा ल्यूकेमिया में कि बॉडी का जो होस्ट का जो पावर है किसी डिसीज कंडीशन से फाइट करने की, ठीक है, वो डिक्रीज हो जाती है. कहते हैं कि ल्यूकेमिया के अंदर किसी एक पर्सन के जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत सप्रेस हो जाती है. कोई भी अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन पेशेंट इजीली एक्वायर्ड कर सकता है. तो रीजन बिहाइंड दैट इज नंबर ऑफ सेल आर मोर बट फंक्शनिंग ऑफ सेल आर लेसर. क्योंकि ल्यूकेमिया के अंदर ब्लास्ट सेल होते हैं और ब्लास्ट सेल की वजह से, ब्लास्ट सेल इमेच्योर सेल को बोलते हैं, नंबर तादाद बहुत है लेकिन उन सेल की जो फंक्शनिंग है वो बिल्कुल नील है. इस वजह से कोई भी अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन ल्यूकेमिक पेशेंट को इजीली हो जाता है. नेक्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूकेमिया. क्लासिफिकेशन की बात करें तो ल्यूकेमिया को बेसिकली दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, लिम्फोसाइटिक और माइलोजिनस ल्यूकेमिया. बट ऑन द प्रेजेंस हम इसको फर्दर रिक्लासिफाइड करते हैं एक्यूट और क्रोनिक में. तो लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया की बात करें तो लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया को हम क्लासिफाइड करते हैं एक्यूट लिम्फोसाइटिक और लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, दोनों नाम है इसके, ALL शॉर्ट फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है. सेकेंड वन इज क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, दैट इज नोन एज CLL. नेक्स्ट माइलोजिनस, एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकेमिया और क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया, AML एंड CML. बेसिकली हम एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया की बात करें तो दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया अमंग यंग चिल्ड्रन. दिस डिसीज आल्सो अफेक्ट एडल्ट, स्पेशली दोज एज 65 एंड ओल्डर. सर्वाइवल रेट ऑफ एटलीस्ट 5 year range from 85% among children and 50% among adult. बेसिकली एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया दोनों एज ग्रुप को अफेक्ट करता है, अंडर 5 year को भी और एल्डर पर्सन को भी, ठीक है. लेकिन जो 5 year सर्विलेंस रेट है वो चिल्ड्रंस में अडल्ट के मुकाबले ज़्यादा है. क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ ओल्ड एज को अफेक्ट करता है. मोस्ट often affect adult over the age of 55. It sometime occur in younger adult, but it never affect children. The 5 year surveillance rate is 75% and it is incurable. Third one, acute myelogenous leukemia. AML is more common among adult than children and mostly affect men often than female. Patients are treated with chemotherapy, have 40% survival rate over 5 year. And last one is chronic myelogenous leukemia. The vast majority of patients are adult. 90% of treated patients survive over 5 year. तो सिर्फ एक एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया एक ऐसा कैंसर है जो बच्चों को अफेक्ट करता है. अदर देन दिस एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकेमिया, क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया और क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, ये तीनों एडल्ट, ओल्ड एज और यंगर एडल्ट इनको ही अफेक्ट करते हैं. इनमें से कोई भी चिल्ड्रन को अफेक्ट नहीं करता है. नेक्स्ट वन इज द रिस्क फैक्टर ऑफ ल्यूकेमिया. So, no one knows the exact cause of leukemia, but certain risk factors increase the chance that a person will get the disease. So, as we earlier discussed about the risk factor of cancer, which is as similar in leukemia risk factor, that is radiation, excessive exposure with the radiation, atomic bomb explosion, diagnostic X-ray, because bomb explosion भी जो है nuclear bomb explosion,
आयोनाइजिंग रेडिएशन रिलीज करते हैं, जिसमें ये क्षमता होती है कि वो आपके जेनेटिक मटेरियल को डिस्टर्ब कर सकते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी में आज भी जेनेटिक म्यूटेशन देखा जा सकता है बम ब्लास्टिंग, न्यूक्लियर बम ब्लास्ट की वजह से। अगर आप का प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन में अगर बात करें तो एक्सरे टेक्नीशियन, सीटी टेक्नीशियन आर मोर प्रोन टू डेवलप leukemia. Next one is smoking. As we earlier discussed in the life factor, smoking भी एक cause है जो leukemia develop कर सकता है. Next one, exposure to certain chemicals, exposure to pesticides, exposure to fertilizer, exposure to some other harmful chemical which have potential to disturb your genetic material will lead to leukemia. Next one is the chemotherapy, which we called secondary cancer, and the next one is genetic mutation. Most certain fixed reason for cancer, genetic mutation. Abnormal chromosomal may increase risk for leukemia. And last one is the family history of the leukemia. If the host or individual have prior history of cancer in the family, then this will work as a risk factor. So next one is the clinical manifestation of the leukemia. So बात करें हम clinical manifestation की. Some symptoms of leukemia are due to deficiency of normal blood cell. Other are due to collection of leukemia cell in the tissue and organ. क्या होता है कि WBC में माफ कीजिए ल्यूकेमिया में WBC की काउंट जो है इंक्रीज होती है और RBC की काउंट डिक्रीज होती है. नॉर्मल फिनोमिना है, अगर कोई चीज में किसी एक की काउंट्स बढ़ेगी तो एक की काउंट्स डिक्रीज होगी, बिकॉज प्रोडक्शन का ध्यान किस पे गया है, पूरा WBC फॉर्मेशन पे गया है. तो RBC कम होने की वजह से कुछ साइन एंड सिम्टम्स सामने आते हैं और कुछ साइन एंड सिम्टम्स निकल के आते हैं एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ब्लास्ट सेल और ल्यूकेमिक सेल की वजह से. सो द मोस्ट कॉमन सिम्टम of leukemia, that first one is swollen lymph node, excessive growth over the lymph. basically बात करें तो neck रीजन की, तो सबसे पहले neck और सब एक्सिलर और ग्रोइन रीजन पे lymph enlargement आपको देखने को मिलेगा. unexplained fever, prolonged chronic और unexplained fever. next one is night sweat और फटीग. और क्लासिकल साइन की अगर हम बात करें ल्यूकेमिया की तो वेट लॉस, फीवर और स्वेलन लिम्फ नोड और नाइट स्वेट, ये चार जो है ना, ये प्राइमरी और क्लासिकल साइन है ल्यूकेमिया के. फटीग इज रिलेटेड विद डिक्रीज एक्सर्शन पावर ऑफ द होस्ट, दैट इज आल्सो रिलेटेड विद द डिक्रीज काउंट ऑफ RBC. जब पेशेंट एनीमिक हो जाएगा तो उसकी वर्क एफिशिएंसी कम हो जाएगी और फटीग जो है वो साइन एंड सिम्टम्स निकल के आएगा. वेट लॉस फॉर नो नोन रीजन, पता नहीं क्यों, लेकिन वेट लॉस जो है वो कंटिन्यूअस पेशेंट में देखने को मिल रहा है. इजी टू ब्लीड, बिकॉज इसमें जो है आपकी प्लेटलेट काउंट्स जो है वो डिक्रीज होने लगती हैं. प्लेटलेट्स काउंट्स जब डिक्रीज होगी तो बॉडी में जो ब्लीडिंग के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे. ठीक है, ब्लीडिंग विद द स्टूल, ब्लीडिंग विद कफ और GI ब्लीडिंग इसमें कॉमनली देखने को मिलती है. नेक्स्ट वन इज पर्पलिश एंड टाइनी रेड पैचेस इन द स्किन. नेक्स्ट एब्डोमिनल पेन और डिस्कम्फर्ट और फुलनेस. देखिए इसमें क्या होता है, स्प्लेनोमेगाली और हेपेटोमेगाली होती है ल्यूकेमिया पेशेंट के अंदर, और स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है और लीवर का साइज जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन और डिस्कम्फर्ट पेशेंट जो है वो कंप्लेंट करता है. और एब्डोमिनल रीजन, ग्रोइन रीजन में लिम्फ नोड एनलार्जमेंट की वजह से भी पेशेंट जो है वो डिस्कम्फर्ट की कंप्लेंट करता है. पेन इन द बोन एंड जॉइंट ड्यू टू लीकेज ऑफ might be blood due to decreased count of platelets, then headache followed by confusion and blurred vision.
So these are the clinical sign with painful swelling in the neck. पेनफुल स्वेलिंग, जो लिम्फ नोड बढ़े हैं वो अब जो है पेशेंट को पेन करने लगेंगे ड्यू टू इरिटेशन और प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ड्यू टू डिक्रीज रेड ब्लड सेल काउंट, आरबीसी काउंट डिक्रीज होने की वजह से. नोजिया एंड वॉमिटिंग, टेस्टिकुलर पेन एंड वीकनेस और लॉस ऑफ मसल कंट्रोल. और लास्ट अगर कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं तो फिर ब्रेन को अगर अफेक्ट करता है तो फिर सीजर्स. तो ये सारे जो हैं वो साइन एंड सिम्टम्स हैं ल्यूकेमिया के. नेक्स्ट बात करते हैं हम डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकेमिया. So first one, history collection. So history collection regarding all the etiological factor which we are earlier discussed, risk factor, occupation history, nature, life factor, ठीक है, लिविंग स्टेटस, ये सारी हिस्ट्री, वेदर द पेशेंट इज स्मोकर, नॉन स्मोकर, पैसिव स्मोकर, वेदर द पेशेंट इज टेकिंग एल्कोहलिज्म, ड्यूरेशन, क्रॉनिसिटी, सब कुछ जो है हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर मेंशन करते हैं. एक प्रॉपर हिस्ट्री जो है ना पेशेंट की हम कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. कितने साल से स्मोकिंग कर रहा है, कितनी स्मोकिंग करता था, एग्जाम्पल कितने साल से इस फैक्ट्री में, पेस्टिसाइड फैक्ट्री में काम करता था, कितना आवर तक वर्किंग आवर होता था. ये सारी चीजें जो हैं क्लियरली और हम पेशेंट की हिस्ट्री में मेंशन करते हैं. नेक्स्ट वन, फिजिकल एग्जामिनेशन. फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड. बेसिकली हम बात करें तो नेक रीजन की, सब एक्सेलर रीजन की, ग्रॉइन रीजन की, हम पेशेंट की पालपेट करके देखेंगे कि कोई भी एब्डोमिनल मास ऑफ टिश्यू और जो है लिम्फ नोड वो एनलार्जमेंट तो नहीं है, लिम्फेडिनोपैथी तो नहीं है. इन सब चीज़ों के अंदर हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं. पर्पलिश पैचेस के लिए हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं. साइनोसिस के लिए पेशेंट को एग्जामिन करते हैं. वेट लॉस के लिए पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, मॉनिटर करते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्लड एग्जामिनेशन. तो ब्लड एग्जामिनेशन जो है वो चीपेस्ट और मोस्ट प्राइमरी डायग्नोसिस के रूप में काम करता है ल्यूकेमिया में. हम पेशेंट का सीबीसी मॉनिटर करते हैं, कंटिन्यूस सीबीसी मॉनिटरिंग करते हैं. इसमें हम इसमें डब्ल्यूबीसी की काउंट देते हैं, हम डब्ल्यूबीसी के कंपोजिशन को इसमें देखते हैं, प्लेटलेट को साथ में रखते हैं और आरबीसी को भी देखते हैं, वेदर द आरबीसी इज डिक्रीजिंग, वेदर द आरबीसी इज कांस्टेंट, वेदर द लिम्फोसाइट आर डिक्रीजिंग, वेदर द न्यूट्रोफिल्स आर डिक्रीजिंग, माफ कीजिए, वेदर द लिम्फोसाइट आर इंक्रीजिंग विद न्यूट्रोफिल डिक्रीज, न्यूट्रोपेनिया. तो ये जो कंडीशन है ना, ये सारी चीजें हम पेशेंट की ऑब्जर्व करते हैं और ये सारे इंडिकेशन जो हैं विद प्राइमरी साइन, इनको हम कंपेयर करते हैं, अपना मैनेजमेंट जो है वो प्लान करते हैं इसके बिहाफ पे. कंफर्मेटरी बायोप्सी जो है डायग्नोसिस है वो है बायोप्सी, बोन मैरो बायोप्सी, जिसमें हम हिप बोन का यूज करते हैं और वहां से हम बोन मैरो को पिक करते हैं, उसके बाद उसकी फर्दर स्टडी करते हैं. स्किन बायोप्सी इज आल्सो हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई द ल्यूकेमिया बिकॉज इसमें टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेंगे. साइटोजेनेटिक. साइटोजेनेटिक इज द एग्जामिनेशन ऑफ ल्यूकेमिक कैंसर फॉर द क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज, जिसमें हम जेनेटिक स्टडी पेशेंट की करते हैं. लंबर पंचर इज द नेक्स्ट एग्जाम डायग्नोस्टिक टूल टू एग्जामिन WBC इन CSF. एंड लास्ट वन, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे, CT, MRI और PET, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी. ये सारे रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन हम करते हैं पेशेंट में एक्सटेंट ऑफ कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कितना मेटास्टेसिस हुआ है, कौन कौन से स्ट्रक्चरल चेंजेस पेशेंट में आए हैं, ट्यूमर कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ लिम्फेडिनोपैथी हुई है. ये सारी कंप्लीट बॉडी एग्जामिनेशन के लिए हम PET का यूज करते हैं. और किसी एक स्ट्रक्चर में पर्टिकुलर रीजन की बात करें तो उसके लिए हम CT और MRI जो है वो प्रेफर करते हैं. PET को अगर हम दें तो PET जो है एक इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल है बिकॉज PET ही हमें एडवाइस करता है वेदर वी आर डीलिंग विद स्टार्ट विद कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी और बोथ. एक्चुअल कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज आइडेंटिफाइड बाय द PET. Next one is the management of leukemia. How we can manage a leukemic patient. So priority, maintain client in a private room with the door closed because patient is more prone to acquire opportunistic infection because
immunity of the patient is very low, weak or suppressed. So due to that we have to isolate the patient. नेक्स्ट, रिड्यूस एक्सपोजर टू रॉ फ्रूट एंड वेजिटेबल. पेशेंट को जो है वो रॉ फ्रूट और वेजिटेबल हम प्रेफर नहीं करते हैं. अवॉइड क्राउड एंड दोज विद इन्फेक्शन. सो नेक्स्ट वन, डू नॉट गिव लाइव इम्यूनाइजेशन, क्योंकि पेशेंट की इम्यूनिटी जो पहले ही सप्रेस है तो हम पेशेंट को लाइव इम्यूनाइजेशन नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट, टू प्रिवेंट ब्लीडिंग. सो टू प्रिवेंट ब्लीडिंग ऑलवेज मॉनिटर द प्लेटलेट काउंट्स ऑफ द पेशेंट. अगर पेशेंट के काउंट्स ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहे हैं देन पेशेंट जो है वो ब्लीडिंग के लिए जो है ब्लीड कर सकता है, स्पॉन्टेनियस ब्लीड भी कर सकता है. इसलिए हम पेशेंट को प्लेटलेट काउंट्स के मॉनिटरिंग पे रखते हैं, और जैसे अगर काउंट डिक्रीज होती है तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के द्वारा इसको मैनेज किया जा सकता है. देन अवॉइड रेक्टल सपोजिटरीज. आपको रेक्टल सपोजिटरीज नहीं, ये फ्रिक्शन डेवलप करते हैं और आपकी वेन जो टर्मिनल वेन्स हैं उसको रप्चर कर सकते हैं और ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है. इसलिए हम रेक्टल सपोजिटरीज भी पेशेंट को नहीं देते हैं. अवॉइड नसेट्स, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो है वो हम पेशेंट को नहीं देते हैं, क्योंकि ये एंटीकोगुलेंट के रूप में काम करती हैं. ठीक है, एंटी प्लेटलेट के रूप में काम करती है एस्पिरिन. तो एंटी प्लेटलेट और एंटीकोगुलेंट ड्रग जो है वो अवॉइड करते हैं हम पेशेंट के अंदर, बिकॉज जो प्लेटलेट्स काउंट है वो बहुत कम हो जाती है इस पेशेंट में. इसकी वजह से चांसेस होते हैं ब्लीडिंग के, तो हम एस्पिरिन और एंटीकोगुलेंट जो है वो पेशेंट को नहीं देते हैं. डाइट शुड बी हाई कैलोरिक, हाई प्रोटीन एंड हाई इन कार्बोहाइड्रेट. So this is the primary management for the leukemia. Now we will discuss about target management of the leukemia. So first one is the chemotherapy. Chemotherapy is the major form of treatment for leukemia. Patient may receive a single drug or a combination of drug depending on the type of leukemia. So basic patient की डिसीज कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह की कीमोथेरेपी उसे प्रेफर करनी है. बेसिस कीमोथेरेपी को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट होता है इंडक्शन, सेकंड है कंसोलिडेशन एंड थर्ड वन है मेंटेनेंस फेज. तो इंडक्शन फेज में द पर्पस ऑफ द फेज इज टू किल एज मेनी ल्यूकेमिक सेल एज पॉसिबल एंड ब्रिंग अबाउट अ रिमिशन. इंडक्शन शुरू के फेज में हम क्या करते हैं कि जितना स्टार्टिंग पॉइंट होता है और इसमें हम मैक्सिमम जितने ल्यूकेमिक सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना, उतने ल्यूकेमिक सेल को डिस्ट्रक्ट करते हैं. और सेकंड में इसी सेम कंडीशन को हम कंसोलिडेट करते हैं. इन दिस फेज द गोल इज टू सीक आउट एंड किल द रेजिडुअल ल्यूकेमिक सेल not killed by induction. Often these cells are not detectable but they are assumed to be still present. सेकेंड में हम इसको फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनते हैं इस चीज को कि कुछ हम ये मानते हैं कि इंडक्शन फेज के अंदर कुछ सेल जो हैं ल्यूकेमिक सेल किल नहीं हुए हैं और उसका कोई एविडेंस नहीं होता है, लेकिन हम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन हम ये एज्यूम करते हैं, हम ये मानते हैं कि ये अभी भी मौजूद हैं. तो कंसोलिडेशन फेज में हम फिजिकली स्ट्रांग होते हैं और इस चीज को मानते हुए हम पेशेंट की कीमोथेरेपी कंटिन्यू रखते हैं कि यहाँ पर भी अभी रेसिडुअल सेल जो हैं वो मौजूद हैं. एंड थर्ड वन इज मेंटेनेंस. द थर्ड फेज इज यूज्ड टू कीप नंबर ऑफ ल्यूकेमिक सेल लो, दैट इज टू कीप द डिसीज इन रिमिशन. The dose of chemotherapy are not as high as in the previous phase. This phase can last for 2 years. मेंटेनेंस फेज में जो कंडीशन हम अराइज कर चुके हैं कंसोलिडेशन के बाद, उस कंडीशन को हम सिम में मेंटेन करके रखते हैं. मेंटेनेंस फेज की बात करें तो इसमें जो कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स होते हैं, काउंट्स होती हैं वो कम होती हैं, डोज जो है डिक्रीज होती हैं और इसको हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए प्रेफर कर सकते हैं. And last one is the radiation therapy. Radiation therapy with the use of X-ray and with the use of high energy beam, we are going to kill the leukemic cell and stop their growth. इसमें क्या है, हम टारगेट करते हैं एक पॉइंट को और वहाँ पे एक्सेसिव रेडिएशन को वहाँ पे इमिट करते हैं, जिससे जो है ल्यूकेमिक सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. बेसिकली 2 तरह की होती है, इंटरनल रेडिएशन थेरेपी और एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी. एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी हम किसी डिवाइस के थ्रू उसको
रेडिएशन थेरेपी दे रहे हैं, इंटरनल रेडिएशन थेरेपी, हम उस डिवाइस को इम्प्लांट कर रहे हैं, उस कंडीशन में हम इंटरनल रेडिएशन थेरेपी कहेंगे। और दोनों का गोल जो यही रहता है कि एज मच एज पॉसिबल वी हैव टू किल द leukemic cell and stop their growth. Next one is the biological therapy. Biological therapy work by helping immune system recognize and attack leukemic cell. कुछ बायोलॉजिकल डेरिवेटिव्स इसमें हम यूज करते हैं जो एक स्पेसिफिक सेल फंक्शनिंग, एक स्पेसिफिक सेल साइकिल के स्पेसिफिक फेज के ऊपर काम करते हैं और वहां से उस ल्यूकेमिया जो एक्सेसिव सेल ग्रोथ हो रही है उसको वो वहां पे सीज करते हैं। नेक्स्ट वन इज टारगेट थेरेपी। द टारगेट थेरेपी यूज ड्रग दैट अटैक स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी within the cancer cell. For example, the drug imatinib, ग्लैविक के नाम से जो आती है, स्टॉप द एक्शन ऑफ प्रोटीन विद इन द ल्यूकेमिक सेल ऑफ पीपल विद द क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया। टारगेट थेरेपी स्पेशल एक टारगेट के ऊपर कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर फील्ड पे इसको काम करना है। तो एग्जांपल दिया है इमिटानिब जो ग्लिविक के नाम से आती है, ये एक प्रोटीन पे, स्पेसिफिक प्रोटीन पे काम करती है जो ल्यूकेमिक सेल के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट वन और लास्ट इज स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन इज अ प्रोसीजर टू रिप्लेस डिसीज बोन मैरो विद अ हेल्दी बोन मैरो। इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो अफेक्टेड पेशेंट का जो इन्फेक्टेड बोन मैरो है उसको रिमूव आउट किया जाता है और एक डोनर जो उसका क्लोज रिलेटिव होता है या वन स्टेप रिलेटिव होता है उससे बोन मैरो कलेक्ट किया जाता है और फिर उसमें इन्फ्यूज किया जाता है और उसके बाद इस बोन मैरो को उसमें डेवलप करवाया जाता है। साथ में ही हम साइमल्टेनियसली हम पेशेंट को कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे रखते हैं ताकि वो इस चीज़ को अडेप्ट कर पाए और ये कन्फर्मेटिव जो है ट्रीटमेंट माना जाता है। लेकिन एज पॉसिबल हम एक बात करते हैं वेट एंड वॉच की यहीं पे कि प्रैक्टिकल वाइज स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन एक ट्रीटमेंट है, लेकिन ये सारे ट्रीटमेंट हम पेशेंट को अनसर्टेन नहीं देते हैं। हम कुछ स्टेप फॉलो करते हैं बिकॉज हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज हैं। कैंसर पे अभी इतनी जो रिसर्च है वो नहीं हो पाई है जो इसके कॉज को आइडेंटिफाई कर सके, एग्जैक्ट इसकी पैथोफिजियोलॉजी को आइडेंटिफाई कर सके और इसको एक्चुअली ट्रीट कर पाए। तो हम कुछ लेवल्स को फॉलो करते हुए चलते हैं, जिसमें सबसे पहले है वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच में हम पेशेंट को सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं उसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के ऊपर, वो किस तरह के साइन आपको शो करता है। उस कंडीशन के हम अंदर हम पेशेंट को मॉनिटर करेंगे उसके साइन एंड सिम्टम्स के लिए। जब हमें ये लगेगा कि साइन एंड सिम्टम्स जो है प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हो रहे हैं, इट मींस हम ये मानेंगे कि डिसीज भी वहाँ पे प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हो रही है और फिर हम फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं, चाहे वो फिर कीमो, रेडिएशन और फॉलोड बाय स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। सो इस प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं किसी भी कैंसर को ट्रीट करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट कैंसर एंड ल्यूकेमिया। यदि वीडियो से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।